Incoming voice call from Nabih PM. हेलो। वालेकुम अस्सलाम। बढ़िया, हो गई नींद पूरी? कितनी देर में चल रहा है? हैं? वो तो ठीक है, कितनी देर में चल रहा है? मर्जी है तेरी भाई। देख ले, ना जाए तो बता दे पहले ही, फिर मैं निकल जाऊंगा। घर पे ही है अभी तो। यार पता नहीं, मेरी अभी ये जूम क्यों वर्क नहीं कर रही थी। रेहान, आप हैं क्लास में? यस। देखिए, कल जो आपने क्लास नहीं की थी, मैंने एक ही क्लास ली थी। और उस क्लास में मैंने पढ़ाया था, वेव ऑप्टिक का इंट्रोडक्शन दिया था। तो उसमें मैंने सिर्फ ये बताया था कि कौन कौन से साइंटिस्ट हैं। भाभी, कौन कौन से साइंटिस्ट हैं जो योगदान देते हैं वेव नेचर के बारे में। तो आप एक बार क्रोनोलॉजी उसकी देख लीजिएगा कि किस किस तरीके से हम आगे की तरफ फॉरवर्ड करें। छोटा सा ही लेक्चर है वो। तो मेन ना टॉपिक हमारा आज से ही स्टार्ट होगा। तो आप लोग हेडिंग डाल, कल आपने डाल ली होगी मंतशा, वेव ऑप्टिक करके हेडिंग। वेव ऑप्टिक। ठीक है। आवाज आ रही है मेरी? जी सर। अभी पता नहीं ना, कुछ नेटवर्क इशू था या कुछ था, इस वजह से ज्वाइन नहीं हो पा रहा था मेरा। देखिए, इस चैप्टर का जो पहला आपका टॉपिक है, हम उससे स्टार्ट करते हैं। कल मैंने बहुत थ्योरी बताई थी। एक बार अगर आपको आइडिया लेना है तो लेक्चर देख लीजिएगा। उस आइडिया का यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं है। तो हम टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। जैसे रे ऑप्टिक हमने पढ़ा था, मैटर के दो नेचर होते हैं, ये हमने आपको ड्यूअल नेचर में पढ़ाया है। एक नेचर होता है इसका पार्टिकल का, और एक होता है वेव। तो पार्टिकल से होने वाले फिनोमिनास की मैंने बात की थी, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन की। अब हम बात करेंगे डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस की। तो वेव ऑप्टिक में आप सिर्फ और सिर्फ इसके वेव नेचर को कंसीडर करेंगे।
चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि रे के बारे में पढ़ा, वो पार्टिकल नेचर, वेव के बारे में पढ़ा जो वेव नेचर को बताता है, फिर इन दोनों को कंबाइन पढ़ते हैं, ड्यूअल नेचर। ठीक है, तो ये सारे चैप्टर एक दूसरे से इंटर रिलेटेड ही हैं। तो आज की पहली हेडिंग हमारी रहेगी ह्यूगन प्रिंसिपल। HUY, ह्यूगन्स प्रिंसिपल। ठीक है, ह्यूगन का प्रिंसिपल है। उससे पहले आप एक छोटी सी हेडिंग समझिएगा, वेव फ्रंट क्या होता है। आपने ना पानी में पत्थर फेंका होगा कभी भी, तो आपने देखा होगा उसमें से वेव्स जो निकलती हैं वो ऐसे करके मूव करती हैं, ऐसे बनाती है, फिर इधर करके मूव करती हैं, तो उसको हम वेव फ्रंट बोलते हैं। तो जो प्रोपगेशन ऑफ वेव को दर्शाता है उसी को बोलते हैं वेव फ्रंट। यहाँ पे क्या होता है, लोकस यानी कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स वाइब्रेटिंग इन अ सेम फेज, वाइब्रेटिंग इन अ सेम फेज, इसको वेव फ्रंट बोला जाता है। तो शायद इस डेफिनेशन समझ में ना आए, लेकिन आपको एक डायग्राम में समझ में आ जाएगा। जैसे कि एक पार्टिकल यहाँ फेंको आप, तो उसमें से वेव्स निकलती हैं इस तरीके से। अब ये जो वेव्स का प्रोपोगेशन होता है वो कैसे होता है, आउटवर्ड होता है, ऐसे करके। इन्हीं को बोला जाता है वेव फ्रंट। आई बात समझ में? यस। लेकिन जी सर। ये वेव फ्रंट आपका शेप पर डिपेंड करता है। लाइक अगर आपके पास ना एक सिलेंड्रिकल सरफेस है और उसके बीच में आपकी वेव जनरेट हो रही है, तो उसमें क्या होगा, मान लो ये आपका मीडियम था जहाँ पे वेव आपकी जनरेट हो रही थी, तो उसकी जो सरफेस है, इस सरफेस पर इस तरीके से इसका वेव फ्रंट बनेगा, यानी प्रोपगेशन ऑफ द वेव्स होंगे। इस पर भी ऐसे होंगे, इस तरह से। और इसके अलावा कोई और शेप है, मान लो ये आपके पास एक शीट्स लगी हुई हैं ऐसे, तो इन शीट्स में वेव फ्रंट इस तरीके से फॉर्म होते हैं, यानी प्रोपगेशन ऑफ वेव दिखा रही हैं ये सारी चीजें। ये आपके रिप्रेजेंटेशन समझ में आ रहा है, वेव फ्रंट एक्चुअल में क्या होता है, एक मीडियम के अंदर जो भी आपकी वेव प्रोपगेट कर रही है, उस पूरे पोर्शन पे जितने भी पॉइंट आएंगे उन सबका कलेक्शन अगर मैं लूंगा, जैसे कि ये सारे पॉइंट का कलेक्शन है, ये एक वेव फ्रंट है, ये आपका एक वेव फ्रंट है। ठीक है, जी। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट की, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, तो टाइप तीन तरह की होती हैं इसकी, एनसीईआरटी बेस्ड। एक होती है आपकी स्फेरिकल वेव फ्रंट, ये आपके पहले नंबर के हैं। दूसरे नंबर पर आपका आता है सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। थर्ड नंबर पर आता है प्लेन वेव फ्रंट। ये हमारा स्फेरिकल, ये सिलिंड्रिकल और ये प्लेन वेव फ्रंट। रिप्रेजेंटेशन की बात हमने कर ली। इसमें ना एक एक लाइन लिख लीजिएगा आप चाहें तो, जो स्फेरिकल वेव फ्रंट है, जो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है, और ये
ये जितनी भी वेव्स बन रही है ना, इनका सोर्स आपका एक पॉइंट सोर्स है। तो जो स्पेरिकल है उसमें लिखिएगा आप, ये जो सोर्स है वो कैसा है, एक पॉइंट सोर्स है। लेकिन इसमें ना जो वेव्स निकलेंगी यहाँ पर ऐसे निकलेंगी, इस तरीके से, यहाँ पर इधर की तरफ, एक पूरे रीजन के अंदर होंगी ये, एक प्लेन के अंदर ही वेव फ्रंट बनेंगे। तो इसका पता है मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर सिर्फ एक पॉइंट नहीं है जो वेव फ्रंट्स फॉर्म कर रहा है, यहाँ पर आपकी पूरी लाइन है, यानी कि लीनियर सोर्स है। और तीसरे नंबर पे जो है आपका, वो है अलग अलग डिस्टेंस पर आपके सोर्स लगे हुए हैं, एक लाइन ऐसे और भेज दीजिएगा। तो इनके वेव फ्रंट्स अलग अलग बन रहे हैं, यानी कि इसको बोलिएगा सेपरेट पोर्स ऑफ वेव फ्रंट। कुछ आ रहा है समझ में वेव फ्रंट के बारे में, या बस लिखा रहा हूँ मैं? समझ आ रहा है। ठीक है। अब देखिए, पहले आप इसको लिखेंगे या बाद में लिखेंगे? सही, मैक्सवेल थ्योरी के बाद लिखना है ना? जी, जो मैंने कल थ्योरीज लिखाई थी उनके बाद में लिखना है। कल ह्यूगन के बारे में मैंने लिखाया था, ह्यूगन ने क्या बोला था? अब बताएं मंतशा, आप क्लास में थी कल, ह्यूगन ने क्या बोला था? Light is a mechanical wave which required a medium. हाँ, और? It explains rectilinear propagation, reflection, refraction, interference, diffraction, but not polarization. जी, यानी कि रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन को यहाँ से सिग्निफाई करती है। अब अगर वेव आ रही है तो वेव किस तरीके से रिफ्रैक्शन करेगी, आपके जहन में पता है कैसे आएगा इसका रिफ्रैक्शन? मैं बताता हूँ। ये एक प्लेन है, हमें लगेगा कि यहाँ वेव आ रही है ऐसे करके, और टकरा के वेव ऐसे निकल जाएगी। तो ये समझने के लिए इनफ है। लेकिन ना इसका रिफ्लेक्शन ऐसे नहीं होता है। इसका रिफ्लेक्शन का एक तरीका होता है जिसको आप वेव फ्रंट से दर्शाते हैं, और रेयर अकेली नहीं आती। ये जो रेज आ रही हैं वेव की फॉर्म में, ये अकेली नहीं आएंगी, ये बहुत सारी रेस को लेकर आएंगी, ऐसे वो भी वेव फॉर्म में। तो ये जो गिरेंगी इसके ऊपर, ये जरूरी नहीं है कि सारी सारी एक ही एंगल से गिरे, क्योंकि देखो इनकी अलग अलग पोजीशंस है। ये एक इस तरह का रीजन लेकर आएंगी, इस रीजन को ही हम पढ़ने के लिए समझने के लिए समझ रहे हैं, किसको? वेव फ्रंट को। यानी कि कलेक्शन ऑफ डिफरेंट वेव्स एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, एट अ पर्टिकुलर रीजन और एट अ पर्टिकुलर प्लेन इज कॉल्ड एज वेव फ्रंट। ठीक है। जी। जी सर। अब है नेक्स्ट, एक नोट पॉइंट लिख लीजिएगा आप, फेज डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। फेज डिफरेंस बिटवीन, फेज डिफरेंस मुझे बताएंगे क्या होता है? नाम नहीं सुना इससे पहले फेज डिफरेंस का? लैगिंग और लीडिंग। क्या होता है? लैगिंग एंड लीडिंग। वो तो होता है, फेज का क्या मतलब होता है? लेकिन लीडिंग तो फेज की वजह से होता है। कहीं सुना है नाम फेज का? किस चैप्टर में सुना था? जी। एसी। एसी में आपने सुना था? एसी में क्या होता था, देखिए, जब वोल्टेज और करंट दोनों में, अगर आपने वोल्टेज लिखा है
ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो आपका जो आई नॉट आएगा वो आएगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये फाइव का मतलब क्या है कि अगर आपका एक चीज यहां से स्टार्ट हो रहा है तो दूसरा यहां से स्टार्ट नहीं होने वाला, दूसरा कहीं और से स्टार्ट होगा। फेज डिफरेंस का मतलब। लेकिन यहाँ पर फेज डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑन हैव टू पॉइंट्स ऑन अ वेव फ्रंट इज जीरो। ऑन अ, देखो यहाँ पे क्या मतलब है, जैसे आपके वेव फ्रंट बनेंगे यहाँ पर इस तरीके से वेव्स जा रही हैं, तो इसका रिप्रेजेंटेशन जो होगा सेम रिप्रेजेंटेशन इसका होगा। ये दोनों के दोनों अलग अलग रिप्रेजेंटेशन शो नहीं करेंगे। यानी कि इन दोनों के बीच में जो फाई होगा वो कितना होगा, जीरो। यानी कि इसके बीच में कोई लीडिंग कोई लैगिंग नहीं होगी। दोनों के दोनों जो वेव्स है ना वो एक दूसरे के साथ ही चलेंगे, पैरेलल चलेंगे, या कह लीजिए पैरेलल ही बोल दीजिएगा, पैरेलल ही चलेंगे। तो इनमें कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होगा। अगर आपका, देखो एक वेव ऐसे चल रही है ऐसे करके, मान लो एक वेव ऊपर से जरूर चल रही है, लेकिन ये मेरे पास यहां से भले ही चल सकती है लेकिन चलेगी इसके पैरेलल। इसमें एंगल डिफरेंस नहीं आएगा, ये भी जीरो से स्टार्ट, ये भी जीरो से स्टार्ट। समझ रहे हैं? यस। जी सर। तो जो हेडिंग हमने लिखी है उसके बारे में मैं डिफाइन कर देता हूँ। HUY ह्यूगन प्रिंसिपल। ये किस चीज के बारे में है, क्या बताता है, इसके बारे में मैं बोल रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा। इसको ह्यूगन कंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं। तो इसके साथ में स्लैश लगाकर लिख लीजिएगा, ह्यूगन्स कंस्ट्रक्शन। वो तो कुछ भी हो, तो सर ये दोबारा डालनी है दिन अच्छा। नहीं, वो ऊपर जो हेडिंग डाली है उसी में लिख रहे हैं हम। उसमें एक साइड और लिख लीजिएगा, ह्यूमन कंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं। तो उसकी जो प्रिंसिपल है वो हमने नहीं लिखी है, अभी हमने सिर्फ वेव फ्रंट समझा है, वेव फ्रंट क्या होता है, वेव फ्रंट की टाइप क्या होती है, और वेव फ्रंट किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं। और वो प्रिंसिपल क्या होता है उसको समझ लीजिए। लिखिएगा, ईच पॉइंट ऑन अ गिवन, ईच पॉइंट ऑन अ गिवन और प्राइमरी वेव फ्रंट, each point on a given, each point on given और प्राइमरी वेव फ्रंट और प्राइमरी वेव फ्रंट एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव फ्रंट। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। ईच पॉइंट ऑन अ गिवन और प्राइमरी वेव फ्रंट, ईच पॉइंट ऑन अ गिवन और प्राइमरी वेव फ्रंट एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव फ्रंट, सेकेंडरी वेव फ्रंट, कॉमा लगाकर लिखिएगा, सेंडिंग आउट द डिस्टरबेंस इन, sending out the disturbance in all the directions, all the directions in a similar way.
in a similar way as original source of light. As original source of light. इसका मतलब समझ लीजिएगा, जैसे ये सोर्स है मेरे पास, ये सोर्स है, और इस सोर्स के अकॉर्डिंग क्या होगा, एक वेव फ्रंट बना पहला, मान लो ये प्राइमरी वेव फ्रंट है। अब इसके बाकी पार्टिकल में जो डिफरेंशिएशन आएगा, मान लो इसके ये वाले पार्टिकल इतनी आगे गए, तो इसका हर एक पार्टिकल इतनी ही आगे जाएगा। कभी भी आपने रिपल्स को ऐसे बनते हुए नहीं देखा होगा कि एक रिपल ऐसे बनी है, अगली वाली थोड़ी सी पीछे रह गई, कहीं से ज्यादा आगे चली गई, ऐसे नहीं बनती। All the ripples are distributed in a similar manner and the energy along these ripples will distribute uniformly. तो जो आपके रिपल्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं, ऐसा, ऐसा, ऐसा। तो ये ह्यूगन का प्रिंसिपल है कि जो वेव फ्रंट आपके फॉर्म होते हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होता है चीजों का। अगर एक पार्टिकल इधर जाएगा तो जितना उतना ही ये वाला पार्टिकल इधर जाएगा, उतना ही ये वाला पार्टिकल इधर डिस्टरबेंस करेगा, ये वाला पार्टिकल इतना ही इधर। बस शर्त क्या है कि आपका जो फेज है वो सेम रहना चाहिए। मान लो आपने क्या करा, आपने बीच में एक लाइन ऐसे ली, एक साइड आपका मिल्क था, एक साइड वाटर था, आपके फेस चेंज हो गए, आपने पत्थर थ्रो किया यहां पर, तो आधे रिपल्स बनेंगे इधर, ये, इसकी विस्कोसिटी डिफरेंट होने की वजह से, इसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होने की वजह से इसके रिपल्स हो सकता है या तो इससे छोटे बने, लेकिन बनेंगे इधर भी। अब ये ना, आप देखिएगा अलग अलग पोजीशन पर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। यानी कि अगर सिर्फ ग्रीन वालों के देखोगे तो ये यूनिफॉर्म है, सिर्फ रेड वालों के देखोगे तो यूनिफॉर्म है। लेकिन अगर दोनों के दोनों आपस में यूनिफॉर्म होते तो सर्किल बनता, लेकिन यहाँ पर सर्किल नहीं बन रहा, ना यहाँ बन रहा, ना यहाँ बन रहा, ना यहाँ बन रहा, ना यहाँ बन रहा है, ना आगे बनेगा। तो यहाँ पर जो डिस्टरबेंस आपका हो रहा है वो नॉन यूनिफॉर्म हो रहा है। तो ह्यूगन ने जो बोला था कि सेम फेस के अंदर अगर आप देखोगे दो अलग अलग को, ये आपका प्राइमरी वेव फ्रंट और ये आपका सेकेंडरी वेव फ्रंट, तो इसमें जो चेंज आएगा हर एक पॉइंट पर इक्वल चेंज या इक्वल डिस्टरबेंस आएगा। आ रही है बात समझ? यस। जी सर। ठीक है, सेकंड लिखिएगा प्रिंसिपल में, सेकंड पॉइंट। द न्यू पोजीशन ऑफ अ वेव फ्रंट, द न्यू पोजीशन ऑफ अ वेव फ्रंट एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट is envelope of the secondary wavelet, of the secondary wavelet at that instant, at that instant। इसको एपोस्ट्रोफी कॉमास जो होते हैं ना, एपोस्ट्रोफी नहीं बोलते सॉरी, ऐसे जो कॉमा होते हैं इन्वर्टेड डबल कॉमास, उसमें लिख लीजिएगा। मतलब प्रिंसिपल दोनों ही बात सेम बात, दोनों बार सेम बात बोल रहा है। इसमें बोल रहा है एक इंडिविजुअल इंस्टेंट के लिए अगर आप देखोगे ना, तो जितना चेंज प्राइमरी के रिस्पेक्ट में सेकेंडरी में इस पॉइंट पर आया होगा, उतना ही इस पर आएगा, उतना ही इस पर आएगा, उतना ही इस पर आएगा। ठीक है? जी। सर रिपीट करेंगे। देखिए, अच्छा वो बात बोलूं दोबारा, न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट एट एनी इंस्टेंट, द न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट एट एनी इंस्टेंट is envelope of the secondary wavelet,
एट दैट इंस्टेंट, एट दैट इंस्टेंट, एट दैट इंस्टेंट। एक चीज देखिएगा आप, अगर मैं ये सरफेस लेता हूं और यहां से तीन एक ही सोर्स से निकलने वाली वेव्स भेजता हूं, तो ये सारी वेव्स ना पैरेलली आएंगी। अब अगर मैं आपको बोलूं कि आप ना इस पूरी वेव को ना देखकर आप सिर्फ इतने हिस्से को देखो, तो यहाँ पर तो आपको एक इस तरह की कंडीशन दिखेगी ना कि वेव्स आकर स्ट्राइक करेंगी। तो यहाँ पर इंडिविजुअली अगर आप इनको देखोगे तो ये क्या हो जाएंगे, ये स्ट्रेट लाइन्स ही हो जाएंगी। वैसे तो वेव है, लेकिन अगर आप सिर्फ रिफ्लेक्शन के टाइम पर एट अ इंस्टेंट ऑफ इम्पैक्ट देखेंगे तो यहाँ क्या होगा, प्रॉपर रिफ्लेक्शन होगा। और यहाँ एक से ज्यादा आपकी वेव्स आ रही हैं, तो ये सारी की सारी क्या करेंगी, टकराने के बाद सेम एंगल से डेविएट कर जाएंगी। क्योंकि जो सरफेस है ना आपकी, वो आपकी सरफेस स्मूथ है, ये मानकर चलिएगा। एक स्मूथ सरफेस हम इसलिए रखते हैं ताकि वहां पर डिस्टरबेंस पार्टिकल में ज्यादा ना हो, सरफेस के पार्टिकल यूनिफॉर्म हो। अब उसमें जब डिस्टरबेंस नहीं होगा ना ज्यादा, तो ये यूनिफॉर्मिटी की वजह से प्रॉपर एंगल पर सारे रिफ्लेक्शन होंगे। और अगर सरफेस आपकी ऐसी हुई, तो यहाँ पर मान लो आपने वेव्स पैरेलल भी भेजी, तो ये अलग एंगल से डेविएट करेगा, ये अलग एंगल से कट जाएगा, और ये हो सकता है ये और अलग एंगल से करे। तो ये तीनों अलग अलग एंगल से करेंगे, और सरफेस में बहुत मैटर करती है। इसीलिए हमें इसको समझने के लिए अगला जो आपका टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन। तो इसमें लिखिएगा आप लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन वेव थ्योरी। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन वेव थ्योरी। हेडिंग डाल लीजिए ये वाली। डाली हेडिंग। जी सर। देखिए, लॉ लिखने से पहले हम पहले रिफ्लेक्शन समझते हैं कि होता कैसे। रेहान, आप है ना क्लास में? यस। नींद तो नहीं आ रही? नो। देखिए, इस तरह से एक स्मूथ सरफेस लीजिएगा। अब वही जो मैंने लास्ट वाला कॉन्सेप्ट बताया था ना आपको, वेव के बिल्कुल लास्ट से देखिएगा आप, तो क्या होगा, आप यहां से रेज ले लीजिए, रे आ रही है एक, उसी के पैरेलल एक और रे आ रही है, उसके पैरेलल एक और रे आ रही है। ठीक है, इससे क्या होगा, यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा, जिस एंगल से ये रिफ्लेक्ट करेगा उसी एंगल से ये रिफ्लेक्ट करेगा, और उसी एंगल से ये भी रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो इतनी सारी लाइनें आ रही है ना, ये वेव फ्रंट है बेसिकली। अब क्या है इसमें जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो है, इसके बीच के पॉइंट को आप कंसीडर कर लो, या पहले को ले लो। यहाँ पर आप एक नॉर्मल ले लो, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन जो होगा थ्रू नॉर्मल होगा। और एक नॉर्मल यहाँ ले लीजिएगा आप, ये।
तो ये जो लाइन आपने ली है इसका नाम लीजिएगा एक्स वाई। यहाँ जो पॉइंट्स हैं, ये आपका पहला प्लेन, ये आपका सेकंड प्लेन, मतलब पी डैश मान लो, यहाँ से हो तो रिफ्लेक्शन ही रहे। उसी के साथ साथ एक चीज आप देखिएगा, यहाँ से जो ये लाइन जा रही है इसको आप ये नहीं, आप ऐसे ज्वाइन कर लो, तो यहाँ ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। नीचे नहीं, यहाँ मत करो, इस पॉइंट से इस पर एक परपेंडिकुलर डालो, इस पॉइंट से यहाँ से आप एक ऐसे लाइन बनाइएगा स्ट्रेट, इसका नाम ले लीजिएगा ए डैश। ठीक है। अब आपको एक ट्राइंगल देखिएगा यहाँ से, ये ऐसे करके पी ए डैश पी डैश, जिसमें ये एंगल 90 डिग्री है। एक बात बताइए, अगर मैं यहाँ से भी ऐसा करके एक इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल लूँ तो कोई दिक्कत? जैसे मैंने यहाँ डाला था, ऐसे ही मैं यहाँ पर इस वाली लाइन पर एक परपेंडिकुलर डाल लेता हूँ यहाँ पर। ये 90 डिग्री का एंगल है, इसको ले लो पी। ये है पी, नहीं इसको ए ले लेना यहाँ पर। ठीक है ना, ये पी पी डैश, ये ए और ये ए डैश। इससे क्या होगा, आपका जो देखो रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, यहाँ पर आपने अज्यूम किया है कि ये परपेंडिकुलर यहाँ बन रहा है, और ये आपका नॉर्मल था, इसी तरह ये आपका नॉर्मल था। तो जो रिफ्लेक्शन होता है नॉर्मल तो ये होगा ना, नॉर्मल से लेके यहाँ तक का एंगल, इसे क्या बोलेंगे, नॉर्मल से लेके यहाँ तक का एंगल 90 डिग्री होगा पूरा। ऐसे ही यहाँ नॉर्मल से यहाँ तक का एंगल 90 डिग्री होगा। ये एंगल 90 डिग्री के होंगे। अरे यार, जी एक जी। सरफेस है, रिफ्लेक्शन अगर होता है तो वो नॉर्मल सरफेस, नॉर्मल के अलाउ होता है, लेकिन नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है सरफेस वो हमेशा 90 डिग्री तो बनाती है। तो अगर एक ये नॉर्मल है और एक ये नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल सरफेस के साथ तो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। जी सर। अब आप एक चीज देखिए, आप यहाँ पर अज्यूम कीजिएगा कि ये जो एंगल है पूरा, ये एंगल आई है, और जो ये एंगल है पूरा, ये एंगल आर है। आप इसको अज्यूम कीजिएगा कि लाइट यहाँ से निकली और यहाँ चली गई, तो ये आपका जो एंगल इंसिडेंट और सरफेस के बीच में बन रहा है, उसको पूरे को एंगल आई लीजिएगा, और जो रिफ्लेक्टेड और इसके बीच में बन रहा है, इसको आप लीजिएगा एंगल आर, इस 90 डिग्री वाले के बीच में। इसका ना डायग्राम मैं आपको और क्लियरली भेजता हूँ, वो देखिएगा आप ग्रुप में, यहाँ मैं बना नहीं पा रहा इसको। रिफ्लेक्शन थ्रू वेव थ्योरी। भेजता हूँ, रुकिए, ग्रुप आप दोनों लोगों को भेजता हूँ, आप इसको देखिएगा। देखिए मैंने आपको सेंड किया है, ये इसका एक्चुअल डायग्राम है। आया? जी जी सर। ये मैंने कुछ कुछ इसी तरह से बनाने की कोशिश की है। जो एंगल यहाँ आ रहा है ना आई, ये एंगल आई होता है, और ये इधर वाला एंगल होगा आर इसके अलावा, ये वाला। लेकिन मैं इसको ना मानकर मैं यहां से मानूंगा कि ये लाइट आई, ऐसे करके जो एंगल ये है उतना ही एंगल ये रहेगा, और जितना एंगल यहाँ बनेगा उतना ही एंगल ये है।
तो इसको इसको जोड़ेंगे तो ये एंगल आई के बराबर ही आ जाना चाहिए। तो मैं यहाँ लिखूंगा कि ये एंगल आई है आपका और ये एंगल आर है। इसके पीछे ना बेसिक ज्योमेट्री है, वो समझ लीजिएगा आप एक बार। देखो यहाँ से जब लाइट जाएगी तो ये एंगल कौन सा होगा? एंगल आर होगा। ये नॉर्मल है। ऐसा समझ में नहीं आ रहा। देखो ये पूरा एंगल 90 है कि नहीं, ये बताओ पहले। जी अरे 90 जी है कि सर। नहीं? ये वाला एंगल कितना होगा? ये 90 माइनस आर होगा। हाँ ये बताओ यहाँ जो एंगल बन रहा है ये 90 होगा। जी ये आर है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये भी 90 माइनस आर ही होगा। यस तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे या नहीं? क्योंकि ये भी 90 माइनस आर है और ये भी होंगे 90 माइनस आर है। ठीक है। यस अब अगर आप इस एंगल में ये वाला एंगल जोड़ते हो तो पहले बताओ ये एंगल कितना है? ये एंगल है 90 माइनस, ये एंगल तो देखो पूरा कितना होगा? एंगल आई के बराबर होगा। पूरा एंगल यहाँ से अगर आप नापोगे तो ये एंगल कितना होगा? आई के बराबर होगा। अब उसमें से आपको ये माइनस करना है, यानी कि आपको आई में से माइनस करना है कितना? 90 माइनस आर। तो ये हो जाएगा आई माइनस 90 प्लस आर, यानी कि आई प्लस आर माइनस 90। ये कौन सा एंगल आया आपका? ये वाला पूरा। अब मुझे एक बात और बताओ, आप खुद ही, कि इसको आपने 90 माइनस आर लिखा था, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा नहीं होगा जिसको मैं सर्किल कर रहा हूँ? क्योंकि हाँ रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जितना एंगल ये होता है उतना ही एंगल ये होता है। तो यहाँ जो एंगल नीचे आ रहा है आपका, ये एंगल इसके बराबर है 90 माइनस आर। तो अगर इसमें से आप माइनस कर दो किसको? 90 माइनस आर को, तो 90 से 90, आर से आर कैंसिल, तो ये एंगल आई के बराबर ही तो आएगा, और एंगल आर एंगल आई के बराबर है। तो यहाँ पर भी एंगल जो बन रहा है आपका पूरा, वो एंगल आर के बराबर होगा। और जो यहाँ एंगल बन रहा है सिमिलरली, वो एंगल आई के बराबर होगा। ये बात समझ में आई जी या नहीं आई? समझ आ गई मंतशा जी सर आ आ रही है, जबरदस्ती आ रही है? सर आ गया। तो देखो ये ना डायग्राम था, ये आप अपनी उससे बना लीजिएगा। बाकी इसकी जो पीछे की चीजें हैं वो मैं आपको लिखा देता हूँ। 2 मिनट में तो नहीं लिखा पाऊंगा। आप ये सिर्फ डायग्राम बना लीजिएगा, कल मैं इसको एक मर्तबा और एक्सप्लेन कर दूंगा। देखो सिंपल है, ओके ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए आपको। ये एंगल आई है, ये एंगल आर के बराबर है। ये एंगल कितना होता है? ये होता है 90 माइनस आर, या फिर आप इसको 90 माइनस आई भी लिख सकते हो। इसी तरह ये जो होगा ये 90 माइनस आई होगा, और इसको आप 90 माइनस आर लिख सकते हो। तो मैं इसी चीज का यूज कर रहा हूँ यहाँ पर। जब ये एंगल 90 है तो ये 90 होगा। ठीक है। जब ये 90 होगा, ये पूरा आर है, तो ये कितना होगा? 90 माइनस आर, ये आई है, 90 माइनस आई होगा। ये भी 90 माइनस आई है, ये भी 90 माइनस आई है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे आपके, है ना? जी ये पूरा एंगल 90 है, उसमें से ये वाला एंगल माइनस करना है। अब ये एंगल खुद इसके बराबर है, ये एंगल खुद इसके बराबर है। तो आपका जो ये एंगल आ रहा है पूरा इतना हिस्से का, उसमें से आप ये वाला एंगल माइनस करोगे, तो आपके पास फाइनली बचेगा क्या? आपका एंगल बन रहा था आई प्लस आर माइनस 90। इसमें आप ये वाला एंगल जोड़ोगे, ये एंगल कितना है? ये है आपका 90 माइनस एंगल आई, आई से आई कैंसिल, 90 से 90 कैंसिल, आर बचेगा, और एंगल आर आई के बराबर होता है। तो आप ऐसे लिख लो या वैसे लिख लो, और आपको प्रूफ यही करना है कि एंगल आई एंगल आर के बराबर होगा। ये डायग्राम आप बना लीजिएगा। बाकी मैं इसको दोबारा से कल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को समझाऊंगा। बस ये इसीलिए टफ होती है क्योंकि इसमें ज्योमेट्री बहुत होती है। ठीक है। इनकमिंग ओके वॉइस कॉल। सर ठीक है, तो आप लोग लीव कर सकते हैं। मैं आपको कल वाला लेक्चर भेज दूंगा, रेहान जो कल पढ़ाया था।
ओके सर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा,